अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे फैमिली वीज़ा स्पेन के तमाम वीज़ों के बारे में। ज़्यादातर देर किन वजूहात की वजह से हो रही है और क्यों हो रही है और क्या गलतियाँ उसमें, इस पे मैं आप लोगों के साथ कुछ अहम इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जिससे आपने बचना है और इसकी वजह से आपको जो देर लग रही है उससे आप बच पाएंगे। उसके बाद यूरोपियन के लिए इंग्लैंड से एक अच्छी खबर है, इस पे बात करूंगा। उसके बाद स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए बुरी खबर और एक्शन, इस पे बात करेंगे। और 122 यूरो इजाफा और पेंशन किसकी कितनी है, इस पे कुछ अहम इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं फैमिली वीज़ा समेत जो है वो तमाम जो वीज़े हैं उनमें देर की बड़ी बड़ी वजूहात कौन सी हैं। दोस्तों लिंक आज जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा वो यूरोपियन के लिए जो इंग्लैंड से अच्छी खबर है इसका लिंक मिल जाएगा। स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए जो बुरी खबर है उसका लिंक मिल जाएगा। और 122 यूरो इजाफा जो है पेंशन में उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। पेंशन से रिलेटेड काफ़ी और दोस्तों के काफ़ी कमेंट हैं, उसको भी कवर करेंगे वीडियो के आखिर में। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि 2 चैनल्स यूट्यूब जो हैं उनके लिंक और बाकी सोशल मीडिया के लिंक भी आपको नीचे मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों फैमिली वीज़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल इस वजह से भी है कि बहुत सारी जो हमारे दोस्त हैं उनको नेशनलिटीज़ मिली हैं। अब वो अपनी फैमिलीज़ को बुलवाना चाहते हैं, उन्होंने स्पेनिश एमआरसी हासिल किया, उसके बाद तमाम प्रोसेस जो है आगे जारी है। बहुत सारे दोस्त एमआरसी के बारे में क्वेश्चन करते हैं। कुछ दोस्तों ने कहा कि 11 महीने, 10 महीने, 1 साल हो चुका है, अप्रॉक्सीमेटली यही टाइम लग रहा है। और काफ़ी दोस्तों के कमेंट भी आ रहे हैं कि 10 महीने बाद उनका एमआरसी मिल गया, 11 महीने के बाद मिला है। तो इस वजह से ये अप्रॉक्सीमेटली आप जहन में रखें कि इतना टाइम लगा रहे हैं सेंट्रल जो रजिस्टर रिसीवल है। इसके साथ साथ आपको मैंने एक टेलीफोन नंबर भी शेयर किया था, वहाँ पे आप उनको कॉल करके पूछ भी सकते हैं, अपनी फ़ाइल की अपडेट ले सकते हैं, जिससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपकी फ़ाइल पे और उसमें कोई क्विक रिस्पॉन्स आ सकता है। काफ़ी ये एग्जांपल्स देखी गई हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात है जिससे आपने लाजमी तौर पे बचना है। अभी रिसेंटली भी कुछ कमेंट आए हैं जो कुछ दोस्तों ने गलतियां की हैं, उसके बारे में आपको हाईलाइट करूंगा ताकि आप वो ना करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने अपनी फैमिली को बुलवाना है और फैमिली यहाँ पे लेके आनी है, तो चंद एक चीज़ें हैं जो कि आपने लाजमी तौर पे करनी है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ, आपको मालूम है कि अप्रॉक्सीमेटली 1 साल 1.5 साल जो है वो लग रहा है इस वक्त फैमिली वीज़े को। तो जब आप अपनी फ़ाइल को शुरू करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लें, अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट को, अपनी वाइफ के डॉक्यूमेंट को, जिनके आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, कि उनके पासपोर्ट की मुद्दत कितनी बाकी है, उनके आईडी कार्ड्स की मुद्दत कितनी बाकी है। तो ये तमाम प्रोसेस को आप देख लें। अगर तो उनकी 6 महीने से कम मुद्दत बाकी है तो कतन अपनी फ़ाइल सबमिट ना करें, क्योंकि 6 महीने से अगर कम आपका पासपोर्ट वैलिड है तो आप रिन्यू करवा सकते हैं। तो आप उसको रिन्यू करवाएं, कम से कम 5 साल का हो, फिर आप उसको अप्लाई करें। वरना आपका पासपोर्ट जो है जैसे आप सबमिट करवाएंगे वो उसकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको परेशानी उठाना पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी मुद्दत 8 महीने रहती है, 8 महीने की फ़ाइल आपने सबमिट कर दी, तो जहन में रखें कि आपका जो पासपोर्ट है उससे रिलेटेड एम्बेसी ने लाजमी तौर पे आपको लेटर लिखना है कि अपना नया पासपोर्ट जो वैलिड है वो सबमिट करवाएं। तो उस सूरत में आप रेडी रहें और आपने फ़ौरन वो नया बनवा के उनको सबमिट करना होता है। इस वजह से ये भी आपने चीज़ें जहन में रखनी है। उसके बाद नामों की दुरुस्तगी लाजमी तौर पे बार बार चेक करें। तमाम डॉक्यूमेंट्स के नामों की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। कोई भी किसी डॉक्यूमेंट पे दूसरे डॉक्यूमेंट की निस्बत नाम का एक स्पेलिंग भी जो है वो इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद डेट्स की दुरुस्तगी, डेट्स जो हैं वो लाजमी तौर पर चेक करें। डेट ऑफ बर्थ, कब आपकी शादी हुई थी, जो एमआरसी जो पाकिस्तानी है उर्दू वाला और नाजरा वाला, उनकी डेट्स मैच करती हैं, तमाम तारीखें मैच करती हैं, आपके आईडी कार्ड नंबर मैच करते हैं। कोई भी तारीख का अगर रद्दोबदल हुआ तो एक एक चीज़ को बारीकी से आप चेक कर रहे हैं तो आपकी फ़ाइल को देर लग सकती है और आप पे बड़ी ऑब्जेक्शन लग सकती है। इस वजह से इन तमाम चीज़ों का लाजमी तौर पे ख्याल रखें। उसके बाद एक और इशू है जो कि आता है, लेकिन वो जिन फैमिलीज़ के साथ ये दरपेश है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई कर दिया, जो आपके बच्चे हैं उनके वीज़े भी आपने अप्लाई कर दिए, आपकी वाइफ जो है वो प्रेगनेंट हो गई,
उन बच्चों के और आपकी वाइफ के वीज़े लग गए, लेकिन आपका जो बच्चा वीज़ों के बाद वहाँ पे पैदा होता है, वो फिर वहाँ पे फैमिलीज़ को छोड़ के आके यहाँ पे आना पड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठाते हैं। ये भी अपने प्लान में शामिल करें। इस तरह से भी आप परेशानी उठा सकते हैं और बाद में उस बच्चे का अकेला वीज़ा लगवाने में भी आपको काफ़ी दुश्वारी हो सकती है, और काफ़ी बच्चों को और काफ़ी फैमिलीज़ को ये दुश्वारी हुई है। वहाँ पे दादियाँ और नानियाँ उन बच्चों को संभालती हैं, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा मसला मसाइल रहा है। माएँ यहाँ पे आती हैं, फिर वापस जाती हैं, उनका वीज़ा अप्लाई करते हैं, फिर साल 1.5 साल उस बच्चे का लग जाता है, और इस तरह काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ को परेशानी उठाना पड़ती है। ये वो चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ सब्सक्राइबर्स के साथ हुई हैं और वो कंटेंट में हुए रहे हैं, और उन्होंने ये सारी चीज़ें परेशानियां डिस्कस की हैं। तो इन तमाम चीज़ों से आपने बचना है अगर आप फ्यूचर में स्मूथली अपनी फ़ाइल को आगे लेके चलना चाहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपियन के लिए इंग्लैंड से एक अच्छी खबर आई है। यूरोपियन को आपको मालूम है कि 31 जून 2021 तक आप अप्लाई कर सकते थे प्री सेटलमेंट स्टेटस। अगर आप पहले ही वहाँ पे रह रहे हैं और आपको 5 साल गुजर चुके हैं तो फिर आप डायरेक्ट सेटल स्टेटस अप्लाई कर सकते थे। अब हुआ कुछ इस तरह कि बहुत सारे यूरोपियन वहाँ पे ऐसे थे जो कि 20 साल से, 30 साल से, 21 साल से, 22 साल से वहाँ पे थे। जैसे अभी एक इटालियन, जिसका मैं लिंक नीचे आपको दूंगा, आप ख़ुद भी उसको रीड कर सकेंगे। एक इटालियन था जिसका वहाँ पे रेस्टोरेंट था, वो 21 साल से वहाँ पे काम कर रहा था। उसके नीचे मुलाजम भी थे, मुलाजमों को तनख्वाहें देनी, टैक्स देना, अपना रेस्टोरेंट चलाना बिल्कुल ठीक चल रहा था। अचानक उसके बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया और उसको कहा गया कि तुम तो एलिजिबल ही नहीं हो इंग्लैंड में काम करने के लिए, इस वजह से आप अपना कारोबार भी बंद करो और आप भी यहाँ से निकलो। उसने कोर्ट में केस किया, वो सारी चीज़ें जो हैं आप नीचे पढ़ सकते हैं। असल में ऐसा क्यों हुआ? वो इस वजह से हुआ, ये वो यूरोपियन थे जिनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनको भी इंदराज करवाना है। वो लाइलमी में रहे, उन्होंने ना प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई किया ना सेटल स्टेटस अप्लाई किया, वो इसी तरह इलीगल हो गए। इस पर काफ़ी ज़्यादा तंजीमों ने आवाज़ उठाई, लेकिन हुकूमत ने उनकी एक ना सुनी। उनको कहा गया कि आपने क्योंकि ये अप्लाई नहीं किया, बेशक लाइलमी की वजह से नहीं किया या केयरलेस की वजह से, लेकिन आपने कानून की पासदारी नहीं की, अब आप इलीगल हैं। इस पे अब हुकूमत ने फैसला किया कि वो जो लाइलमी में ये नहीं कर सके उनको राहत दी है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बड़ी पेशरफ्त है उन लोगों के लिए जो कि वहाँ से साल से थे लेकिन उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। अब वो प्री सेटलमेंट स्टेटस या सेटल स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक बड़ी अपडेट है जो नीचे आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, लिंक नंबर 1, आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए बुरी खबर, उस पर एक्शन। असल में इमिग्रेंट्स वो तबका है स्पेन में जिन पे गाहे बगाहे कोइनों की जो है वो ज़्यादती होती रहती है। कभी उनको लंबे लंबे सीते मिलते हैं, कभी मिलते ही नहीं हैं, कभी लोकोतोरियो वालों को बड़ी अमाउंट देना पड़ती है सीतों के लिए, कभी वो बेचारे कई हफ्ते लगे रहते हैं सीता निकालने के लिए, सीता नहीं निकलता। एक मरतबा फिर जो है सीता जो माफिया है वो एक्टिव हुआ है, उन्होंने अपने रोबोटों के साथ बहुत बड़ी तादाद में जो है वो हैकिंग की है इमिग्रेंट्स के रिलेटेड, जो इस तरह की वेबसाइट्स हैं उनकी, और वहाँ पे सीटें बुक कर लेते हैं ताकि इमिग्रेंट जो है उनसे सीटें ख़रीदें ना कि ख़ुद बुक करें। इस पर अब एक्शन भी लिया गया है और हुकूमत ने ख़ास तौर पर मुतला किया है कि ऐसा हो चुका है और अब आपने केयरफुल रहना, सीटें नहीं निकलेंगी तो, क्योंकि उन्होंने ये दोबारा से तमाम चीज़ें हैक कर ली हैं। अब हुकूमत उसको दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में ये दोबारा मामला बेहतर हो जाएंगे और आप सीधा खुद से निकाल सकेंगे, क्योंकि अभी तक ये तमाम सीटें जो हैं वो बुक हो चुके हैं उन रोबोटिक की वजह से जो कि हैकर्स ने इस्तेमाल किए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 122 यूरो इजाफा जो कि पेंशन में अनाउंस किया गया है। लोगों की जो पेंशन है उसमें 122 यूरो का इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि पेंशन किसको कितनी मिलती है और कब मिलती है, क्या मामला आते हैं। इस पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए। एक दोस्तों ने रिसेंटली कमेंट किया 14 साल मैंने काम किया है और मेरी पेंशन जो है 500 यूरो लगी है, ऐसा क्यों है। मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि आपने क्या काम किया है, अभी तक उनका आंसर नहीं आया, लेकिन मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि काउंट करते हैं आपकी पेंशन पे। अगर आपने 14 साल काम किया और आपकी उम्र 67 तक पहुँच गई तो उस पे आपकी पेंशन का क्या बनेगा। उस पे आपकी पेंशन जो है वो उस लिहाज से नहीं लगेगी जिस लिहाज से आप 100% वर्किंग करके ले सकते हैं, जो कि 37 साल है।
उस पे आपको 100% मिलेगी। इसमें मेडिकल बेस पे या कम 15 साल से कम वालों की बेस पे और आप क्या काम करते रहे हैं उस पे आपका टैक्स कितना जाता रहा है, आपने पारो ज़िंदगी में कितनी ली है, सब्सिडियों कितनी ली है, बाकी लवाजमात सहूलियत सोशल से आपने किस तरह की है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी वहाँ पे काउंट होती हैं। उसके बाद ही आपकी पेंशन लगती है। इस वजह से ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। ये ज़रूरी नहीं है कि एक की अगर 700 लगी है तो दूसरे की भी 700 लगे। ये तमाम चीज़ें आपके काम पे, आपकी हिस्ट्री पे डिपेंड करती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।